एक बेटी जो अपने ही घर में रहती थी, जिस घर का वो अपनी सबसे सुरक्षित जगह मानती थी, लेकिन उसी घर में उसी छत के नीचे एक दिन ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ये कहानी है एक पिता और उसकी अपनी बेटी की हत्या की, जहाँ रिश्ता खून का था। इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपको सच्ची और गहराई वाली क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए दोस्तों। अब हम इस केस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो हमारे समाज, हमारी सोच और हमारे रिश्तों पर सवाल खड़े करता है। तो आज हम बात करेंगे राधिका यादव मर्डर केस की। राधिका यादव मर्डर केस हरियाणा के गुरुग्राम से सामने आया एक बेहद गंभीर और दर्दनाक मामला है। इस केस में ना कोई अजनबी शामिल था, ना कोई प्रोफेशनल अपराधी। इस केस में आरोपी था एक पिता और पीड़िता थी उसकी अपनी बेटी। पीड़िता का नाम राधिका यादव, आरोपी का नाम दीपक यादव, जो कि उसी का बाप था। ये घटना उस समाज को आईना दिखाती है जहां बेटियों की पढ़ाई और सफलता पर गर्व तो किया जाता है, लेकिन उसकी आजादी अभी भी कई घरों में स्वीकार नहीं की जाती। राधिका यादव अपने परिवार के साथ हरियाणा के गुरुग्राम शहर के एक रेसिडेंशियल इलाके में रहती थी। यह इलाका शांत और सभ्य माना जाता है, जहां ज्यादातर मिडिल और अपर मिडिल क्लास परिवार रहते हैं। चारों तरफ पक्के मकान, सीसीटीवी और बाहर से देखने पर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसी इलाके के एक घर में इतना बड़ा कांड होने वाला है। पड़ोसियों के मुताबिक परिवार ज्यादा दिखावा नहीं करता था और अपनी जिंदगी शांत तरीके से जीता था। राधिका यादव के घर में मुख्य रूप से ये लोग रहते थे। दीपक यादव परिवार के मुखिया, उम्र लगभग 45 से 50 साल, स्वभाव से सख्त और अनुशासित पसंद। राधिका यादव उनकी बेटी, उम्र लगभग 25 साल, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर युवती। राधिका की मां गृहिणी थी। पति और बेटी के बीच चल रही तनाव और चश्मदीद। परिवार में कोई बड़ा संयुक्त परिवार नहीं था। घर का माहौल छोटा लेकिन बंद दायरे वाला था, जहां हर बात पर नजर रखी जाती थी। राधिका यादव सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो अपने सपनों के लिए लड़ रही थी। वो टेनिस खेल से जुड़ी हुई थी और इस फील्ड में काफी मेहनत कर चुकी थी। वह आत्मविश्वासी थी, अपने फैसले खुद लेना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। उसके दोस्त बताते हैं कि राधिका खुलकर हंसती थी, खुलकर बोलती थी और किसी के दबाव में आसानी से नहीं आती थी। लेकिन यही आजादी उसके घर में सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही थी। दीपक यादव एक पारंपरिक सोच वाला इंसान बताया जाता है। इसके लिए समाज क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेंगे, घर की इज्जत क्या है, ये सब बातें बहुत ज्यादा मायने रखती थी कि उन्हें राधिका का खुला व्यवहार, उसकी आजादी और उसका आत्मनिर्भर होना पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि बेटी उनके बनाए नियमों से रहे, उनकी मर्जी से चले। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे राधिका बड़ी हुई, उसकी सोच बदलती और उसका आत्मविश्वास बढ़ता, वैसे वैसे घर में टकराव शुरू हो गया। घर में अक्सर बहस होती थी, कपड़ों को लेकर, बाहर जाने को लेकर, दोस्तों से मिलने को लेकर, करियर और आजादी को लेकर। माँ कई बार बीच बचाव करने की कोशिश करती थी, लेकिन पिता और बेटी के बीच दूरी धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। एक तरफ एक बेटी थी जो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और दूसरी तरफ एक पिता था जो कंट्रोल खोने से डर रहा था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह डर और गुस्सा इतना खतरनाक रूप ले लेगा। फिर वो दिन आता है, बिल्कुल आम दिनों जैसा ही शुरू हुआ था। घर में सुबह की हलचल थी। राधिका अपने कमरे में थी और दीपक यादव भी घर में ही मौजूद था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज घर की दीवारें एक ऐसा सच देख लेंगी जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगी। पुलिस जांच के मुताबिक उस दिन भी पिता और बेटी के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। बहस के कारण राधिका की आजादी और उसका लाइफ स्टाइल और अपने फैसले खुद लेने की जिद। शुरुआत में ये बहस शब्दों तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होती गईं। घर का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। मां ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दीपक यादव उस वक्त गुस्से में था। पुलिस के अनुसार दीपक को लगने लगा था कि उसकी बेटी उसकी बात नहीं मान रही और वो उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। यही सोच उसके गुस्से को और भड़काती चली गई। दीपक यादव के पास एक लाइसेंस वाला हथियार था। वो हथियार घर के अंदर ही रखा हुआ था। गुस्से में दीपक यादव सीधे उस हथियार तक पहुंचा। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वो हथियार वाकई में इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन कुछ ही पल में हालात पूरी तरह बदल गए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं। घर के अंदर तेज आवाजें गूंजी। राधिका को गंभीर चोटें आईं और वो वहीं गिर पड़ी। मां की चीखें, घर में अफरा तफरी और कुछ ही सेकंड्स में एक बेटी जमीन पर लहूलुहान पड़ी थी।
ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गोली चलने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। राधिका बुरी तरह घायल थी। परिवार के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने राधिका को मृत घोषित कर दिया। एक पिता जो कुछ देर पहले तक गुस्से में था, अब उसी बेटी के सामने खड़ा था जिसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। अब घटना की सूचना जल्द ही पुलिस को दी गई। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घर को सील किया गया, हथियार को जब्त किया गया और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पड़ोसियों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस घर के अंदर जाती है और क्राइम सीन का निरीक्षण करती है। फर्श पर खून के निशान, गोलियों के खोल, लाइसेंस हथियार, कमरे में स्थिति, हर छोटी बड़ी चीज सबूत के तौर पर रिकॉर्ड की गई। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया ताकि कोई सबूत छूट न जाए। पुलिस ने दीपक यादव को मौके से ही हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस के अनुसार उस वक्त वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और उसे पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया। एक बेटी जो सपने देख रही थी, एक पिता जो कंट्रोल खोने से डर रहा था और एक घर जो अब कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब दीपक यादव को पुलिस कस्टडी में लेने के बाद तुरंत पूछताछ शुरू की गई। शुरुआती पूछताछ में वह ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। कभी चुप हो जाता तो कभी बार बार एक ही बात दोहराता। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दीपक यादव बार बार यही कह रहा था कि वो मेरी बेटी थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी। यहीं से पुलिस को ये साफ संकेत मिलने लगे कि मामला सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि कंट्रोल और सोच की टकराहट का है। पूछताछ के दौरान दीपक यादव ने फायरिंग की बात से इनकार नहीं किया। उसका कहना था कि उसे गुस्सा आ गया था और उसने बिना सोचे समझे हथियार उठा लिया। हालांकि पुलिस ने साफ किया कि गुस्से में किया गया अपराध भी कानून की नजर में अपराध ही होता है। यहीं से हत्या की धारा मामले में जोड़ दी गई। राधिका की मां इस केस की सबसे अहम गवाह बनी। पुलिस के सामने दिए गए बयान में उन्होंने बताया कि घर में पिछले काफी समय से तनाव चल रहा था। पिता और बेटी के बीच अक्सर बहस होती थी। कई बार उन्हें दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात हर बार बिगड़ जाती थी। मां के बयान पुलिस के लिए इसलिए भी अहम था क्योंकि वह घटना के समय घर में मौजूद थी। घटना के बाद पूरा परिवार मानसिक रूप से टूट गया था। एक तरफ बेटी की मौत का दर्द तो दूसरी तरफ पति के जेल जाने की सच्चाई। परिवार के रिश्तेदार घर पर आने लगे, लेकिन माहौल पूरी तरह सहमा हुआ था। घर के अंदर जहां कभी रोजमर्रा की आवाजें आती थीं, अब वहीं सिर्फ सन्नाटा था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से क्राइम सीन की बारीकी से जांच कराई। जांच में शामिल थे हथियार की बैलिस्टिक रिपोर्ट, गोलियों की खोल, खून के नमूने। इन सब का मकसद था ये साबित करना कि फायरिंग किसने की, किसने गोलियां चलाई, कितनी गोलियां चली और किस दूरी से चलाई गई। राधिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में गन शॉट इंजरीज की पुष्टि हुई। डॉक्टर के अनुसार चोटें इतनी गंभीर थी कि बचने की कोई संभावना नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस केस का सबसे मजबूत सबूत बनी। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, पूरा मामला सुर्खियों में आ गया। टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया, हर जगह इसी केस की चर्चा हो रही थी। अब लोगों ने सवाल करने शुरू किए, क्या बेटियां अब घर में ही सुरक्षित नहीं? क्या समाज की इज्जत इंसानी जान से बड़ी है? क्या गुस्सा हत्या का बहाना बन सकता है? सोशल मीडिया पर लोगों के खुलकर अपना गुस्सा जाहिर किया। कई लोग राधिका के समर्थन में खड़े हुए और उसे ऑनर और कंट्रोल की सोच का नतीजा बताया। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसी सोच आज भी कई घरों में जिंदा है। अब एक तरफ कानूनी जांच तेजी से चल रही थी, दूसरी तरफ समाज इस घटना पर बहस कर रहा था। पुलिस जांच पूरी होने के बाद मामले की चार्जशीट तैयार की गई। चार्जशीट में दीपक यादव को मुख्य और एकमात्र आरोपी बताया गया। पुलिस ने साफ लिखा कि हत्या जानबूझकर की गई, किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका नहीं थी। चार्जशीट में करीब हर सबूत क्राइम जोड़ा गया ताकि केस कोर्ट में मजबूत तरीके से रखा जा सके। दीपक यादव पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की गंभीर धाराएं लगाई गई। मुख्य रूप से शामिल थी आईपीसी 302 हत्या, आर्म्स एक्ट, हथियार के दुरुपयोग से जुड़ी धाराएं। पुलिस का कहना था कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि गुस्से और कंट्रोल की सोच में किया गया अपराध था। इस आधार पर पुलिस ने कठोर सजा की सिफारिश की। चार्जशीट में पुलिस ने कई अहम सबूत पेश किए। लाइसेंस वाला हथियार जिससे गोलियां चलाई गई थी, बैलिस्टिक रिपोर्ट जिसने ये साबित किया कि गोली उसी हथियार से चली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें मौत का कारण गन शॉट इंजरी बताया गया, मां का बयान
जो घटना पर प्रत्यक्ष गवाह थी। इन सभी सबूतों ने एक ही कहानी बयान की, हत्या घर के अंदर पिता द्वारा की गई थी। अब मामला स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी दीपक यादव को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने खुद को निर्दोष बताया। बचाव पक्ष की दलील थी कि आरोपी मानसिक दबाव में था, घटना गुस्से में हुई, कोई पूर्व योजना नहीं थी। वहीं दूसरे पक्ष ने कहा, गुस्सा हत्या का बहाना नहीं हो सकता, हथियार उठाना एक सोचा समझा कदम था, बेटी की जान लेना अपराध है, चाहे रिश्ता कोई भी हो। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि यह केस डोमेस्टिक वायलेंस टर्निंग इनटू मर्डर का एक क्लासिक उदाहरण है। पुलिस के अनुसार अगर समय रहते पारिवारिक तनाव को गंभीरता से लिया जाता तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन कानून की नजर में सबसे अहम बात यही थी, एक पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली और इसके लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार है। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान राधिका की मां काफी कमजोर दिखाई दी। एक तरफ बेटी को खोने का दर्द और दूसरी तरफ पति के खिलाफ कानूनी लड़ाई। परिवार के रिश्तेदारों ने कहा कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक पूरे परिवार टूटने की कहानी है। पूरा परिवार अब बिखर चुका था। इस केस ने समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या बेटियों की आजादी अब भी स्वीकार नहीं? क्या इज्जत के नाम पर हिंसा जायज है? क्या घर के अंदर होने वाला अपराध बाहर के अपराध से कम है? ये केस कई सामाजिक बहसों का केंद्र बन गया। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि हत्या किसने की, ये सवाल तो कोर्ट में तय हो चुका है। अब सवाल ये है, ये सब हुआ क्यों और हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। राधिका यादव मर्डर केस हमें यह सिखाता है कि हर अपराध सिर्फ बाहर से नहीं आता, कई बार सबसे बड़ा खतरा घर के अंदर होता है। यह केस कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि लंबे समय से चल रहे तनाव, कंट्रोल और सोच का टकराहट का नतीजा था। एक बेटी जो अपने सपने जीना चाहती थी और एक पिता जो उन सपनों से डर रहा था। जहां बात से मसले सुलझाए जा सकते थे, वहां गुस्से ने जगह ले ली और एक पल के गुस्से ने एक जिंदगी छीन ली, एक परिवार तोड़ दिया और कई सवाल छोड़ दिए। इस कहानी में सबसे ज्यादा चुप किरदार राधिका की मां का रहा, क्योंकि उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। एक तरफ बेटी का जनाजा जा रहा था, दूसरी तरफ पति गिरफ्तार हो चुके थे। एक मां जो दोनों के बीच फंस गई थी। उनका दर्द किसी कोर्ट के फैसले में पूरी तरह बयान नहीं हो सकता। यह केस सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है, जहां आज भी कई घरों में आजादी को बदतमीजी समझा जाता है, सवाल पूछने को बगावत कहा जाता है और कंट्रोल को प्यार का नाम दिया जाता है। राधिका की मौत हमें मजबूर करती है सोचने पर, क्या हम सच में अपनी बेटियों को जीने का हक देते हैं? अब कानून ने पूरी तरीके से दीपक यादव को ही अपराधी माना था, क्योंकि वही था, लेकिन इंसानियत के स्तर पर यह केस हार है, एक पति की, एक परिवार की और एक समाज की। कानून सजा दे सकता है, लेकिन एक जान वापस नहीं ला सकता। राधिका की कहानी सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि वो मारी गई, वो इसलिए जरूरी है ताकि अगली राधिका को बचाया जा सके। घरों में बात करने की जगह बनाएं और गुस्से की जगह समझा लें। हर चुप्पी सहन नहीं होती और हर कंट्रोल प्यार नहीं होता। ये आजकल के परिवार को समझने की जरूरत है, माँ बाप को समझने की जरूरत है। अगर रिश्ते डर से चलने लगे तो वहां खून बहने में देर नहीं लगती। राधिका यादव की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर घर सिर्फ दीवारों से नहीं, सोच से सुरक्षित बनते हैं। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने और समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं था आपका दोस्त, फिर मिलेंगे और एक सच्ची कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।